वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौकामकर साहब और एस भैल साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का। हमने बिहार से शुरुआत की आज के इस प्रोग्राम की, उसके बाद आपको यूपी की कुछ खबरें बताई। अब आपको हम बताते हैं पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है अब वो बार बार खुलकर सामने आने लगी है, जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता, सांसद खुलकर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हैं। अब जो ताजा प्रकरण है उसमें टीएमसी के दो बड़े नेता कल्याण बनर्जी, जो सांसद भी हैं और जहां तक मुझे याद है ये राज्यसभा में वो लीडर भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, और महुआ मोइत्रा जो एक फायर ब्रांड नेता भी हैं, खुद भी सांसद हैं। ये दोनों एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, इन दोनों की अदावत जो है बहुत पुरानी है। पहले पुराना वाला प्रकरण बताता हूं, फिर आपको ये वाला प्रकरण बताऊंगा। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, उस दौरान इन दोनों की अदावत इतनी बढ़ गई थी कि इनके इंटरनल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस तब सार्वजनिक हो गए थे और सड़क पर दोनों की लड़ाई हुई थी, बहसबाजी हुई थी और कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा था कि इन्होंने, महुआ मोइत्रा ने पुलिस बुला करके उनको गिरफ्तार करने के लिए भी किसी ऐसे पुलिस वाले से कहा था। बात वहां तक बढ़ी थी। उसके बाद पार्टी ने बीच बचाव किया होगा, लगा था कि मामला शांत हो गया। लेकिन अब, और ये बड़ा दुखद प्रकरण है जिस पर ये राजनीति हो रही है। आप सब जानते हैं कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। उस वारदात का जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध तृणमूल कांग्रेस के साथ बताए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें अभिषेक बनर्जी के साथ सामने आ चुकी हैं। अब ये इतनी विभत्स वारदात हुई, इसके बाद दो बयान आए, कल्याण बनर्जी का और एक इनके विधायक है मदन मित्रा उनका। कल्याण बनर्जी और इन दोनों के बयान पर विवाद हुआ। दोनों के बयान पर पार्टी ने खुद को इनके बयान से अलग किया। वो मैंने आपको कल सुनाया भी था। कल्याण बनर्जी ने यह कहा था कि अगर कोई दोस्त अपनी दोस्त के साथ बलात्कार कर दे तो पुलिस क्या करेगी। हर जगह तो पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। कल्याण बनर्जी ये कह रहे थे कि ये उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये एक सामाजिक समस्या के तौर पर है और पुरुषों का माइंडसेट वो बदलने की जरूरत है। इस प्रकार के अपराध तब रुकेंगे। लेकिन इस पर विवाद हो गया। अब मदन मित्रा ने भी एक ऐसी बात की। मदन मित्रा ने यह कहा था कि अगर वो लड़की वहां ना जाती तो ये बलात्कार नहीं होता। अगर वो अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाती या परिवार के लोगों को साथ ले जाती या किसी को बता देती कि मैं यहाँ जा रही हूँ तो भी उसके साथ ये घटना नहीं होती। इन दोनों घटनाओं के ऊपर पहले तृणमूल कांग्रेस ने खुलकर सोशल मीडिया पर इनके नाम लेकर के कहा कि इनके बयान, ये इनसे हम सहमत नहीं है, हम इन बयानों की निंदा करते हैं और ये पार्टी का विचार नहीं है, ये इनके निजी विचार है। पार्टी के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, उस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि मिसोजिनी, मतलब महिलाओं के खिलाफ एक सोच रखने वाली जो प्रवृत्ति है, ये हर पार्टी के नेताओं में है। मेरी पार्टी के नेताओं में, कुछ नेताओं में भी है, लेकिन मेरी पार्टी और पार्टियों में अंतर यह है कि मेरे यहां ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। अब उनका सीधा निशाना, मदन मित्रा तो इसमें कोलैटरल डैमेज थे, उनके निशाने पर थे कल्याण बनर्जी, जिनकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी चल रही है। कल्याण बनर्जी ने ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखा और वो आग बबूला हो गए और उसके बाद फिर कल्याण बनर्जी ने कोई सीमा नहीं रखी। फिर कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा की पर्सनल लाइफ पर आ गए। उन्होंने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया। आपको मालूम है महुआ मोइत्रा ने अभी हाल ही में बीजेपी के सांसद रहे पिनाकी मिश्रा, बीजेडी के, माफ कीजिएगा, उनके साथ उनका विवाह हुआ है और वो घूमने भी गई थी। 1-1.5 महीने के बाद दोनों वो लोग वापस लौटे हैं। अब कल्याण बनर्जी ने कहा कि असली महिला विरोधी तो महुआ मोइत्रा हैं। इन्होंने एक 65 वर्ष के पुरुष के साथ शादी की, जिसकी 40 साल की पुरानी शादी थी, उसका परिवार था। उस महिला का क्या, जो 40 बरस से उस व्यक्ति के साथ रही, लेकिन वो परिवार तोड़कर महुआ मोइत्रा ने इनके साथ विवाह कर लिया। परिवार तोड़ने वाली, महिला को दुख पहुंचाने वाली, ये असल प्रवृत्ति महिला विरोधी, ये तो महुआ मोइत्रा की है। और ये 1-1.5 महीने विदेश में हनीमून से मनाकर लौटी हैं और अब यहां आकर मुझसे लड़ने लगी हैं। तो ये जो है, ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त हो रहा है। अब ये कोई पार्टी की कोई इंटरनल फैक्शनल राइवलरी है, दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं, या ये केवल दो नेताओं की आपस की ईगो की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, जो भी है सवाल यहाँ ये करना चाहिए कि क्या ये किसी पार्टी में हो सकता है। तो हाँ, मैं सुना दूं कल्याण जी, कल्याण बनर्जी की, सुना दीजिए, बयान सुना दीजिए।
প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? সি ইজ সেইং আমি অ্যান্টি। সি ইজ এ পারসন হু অলওয়েজ এগেনস্ট all women leader of our constituency, all women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-woman, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitra. This is Mahua Moitra. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitra. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. एक बात जोड़ दूंगा आगे में, इन्होंने बयान में यह भी कहा है कि महुआ मोइत्रा का सिर्फ एक ही क्लेम था इस पार्टी में आकर सांसद बन जाने का, कि उन्होंने ये दावा किया था कि मैं राहुल गांधी की मित्र हूं। ये बात भी, ये कल्याण बनर्जी ने ये बात बोली। हाँ त्रिपाठी, हाँ, ये तथ्य ठीक है कि महुआ मोइत्रा का करियर जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुआ था, ये सच है। और एक कंपनी के साथ थी, किसी जगह इन्वेस्टर समिट जैसे प्रोग्राम में ममता बनर्जी से उनकी भेंट हुई, और एक तरह से कहें कि बड़ी कंपनियों के लिए वो जो लाइजन की भूमिका होती है वो महुआ मोइत्रा निभाती थी। अब तो खैर वो लेकिन अब इस इनकी पर्सनल लाइफ पर आना, नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि देखिए, ये ऐसे समय में ये विवाद खड़ा हुआ है जब पूरा देश शर्मसार है कोलकाता के उस लॉ कॉलेज की घटना के बाद। ऐसे में अगर किसी पार्टी का दो सांसद, एक महिला और एक पुरुष सांसद, कमाल की बात यह है कि दोनों के ऊपर संसदीय मर्यादा को तार तार करने के गंभीर आरोप है, दोनों के ऊपर, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो चाहे वो महुआ मोइत्रा हो। महुआ मोइत्रा ने तो संसद की, जिसको कहते हैं अगर कोई संप्रभुता जैसा शब्द हम अगर माने तो उसको तार तार किया, क्योंकि उनका जो लॉगिन कोड था वो कहीं और से हुआ, उसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता हुई जिसकी कल्याण बनर्जी बात कर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कोई रीति नीति नैतिकता नहीं है, चाहे जैसे चरित्र के लोग हों, चाहे जिस तरह की बात करें। और निश्चित तौर पर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक क्या करना है भाई, महुआ मोइत्रा का मन है वो चाहे जिस उम्र के व्यक्ति से शादी करे, या आपका भी मन हो किसी भी उम्र के व्यक्ति से शादी कीजिए। लेकिन ये जहां तक गए, इसका मतलब ये हुआ कि जितना कुछ ये बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। और आपको याद होगा पिछली बार भी जब था तो कल्याण बनर्जी ने इसी तरह से बात की थी। कई बार ये भी लगता है कि महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर कुछ इस तरह से कैप्चर किया है कि पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो बहुत खींच कर, बहुत कुड़ कर रहे हैं। असली दर्द यही है, वैसे यही है, कुछ कर नहीं। हमने तो जो है जीवन दे दिया पार्टी को, और महुआ मोइत्रा तब पार्टी में आई जब पार्टी सत्ता में आ गई थी। वो दशक से भर से ज्यादा का जो संघर्ष है उस दौरान तो हम थे। महुआ मोइत्रा आती हैं, आते ही फिर वो सांसद भी बन जाती हैं, बर्खास्त होती हैं तो दोबारा से फिर सांसद बन जाती हैं। देखिए सर, देखिएगा ममता बनर्जी के जितने भी सांसद है किसी में अब नैतिकता बची नहीं है। अगर कोई नैतिकता वाला सांसद होता तो जवाहर सरकार के समान राज्यसभा से इस्तीफा दे देता है, लोकसभा से इस्तीफा दे देता। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल के कॉलेज की घटना घटने के बाद राज्य सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया था ममता बनर्जी ने, तो उन्हीं के सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा छोड़ दी थी कि राज्य सरकार का जो व्यवहार रहा है मुझे पसंद नहीं आया। अब ये सत्ता के लालची सब लोग इकट्ठे, ममता बनर्जी का पार्टी के अंदर कंट्रोल नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच सत्ता का संघर्ष, ममता बनर्जी का पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब अभिषेक बनर्जी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जो जिलाध्यक्ष सूची जारी हुई थी उसमें 80% अभिषेक बनर्जी ने जो नाम भेजे उनको वहां का संगठन का प्रभारी बना दिया गया है। और अभिषेक बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बंगाल के अंदर, अभिषेक बनर्जी टीएमसी को लीड करने वाले हैं। तो ये दोनों भी किसी फैक्शंस में बिल्कुल बटे हुए हैं, और अब पूरी पार्टी ये बट रही है। और ये बता रहा है कि ममता बनर्जी अगर अपने सांसदों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी कितनी पार्टी के अंदर ऐसा हो चुकी है, और पार्टी कौन चला रहा है। क्या ममता बनर्जी का पार्टी चला रही है? क्या पीछे से अभिषेक बनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं? कौन है कल्याण बनर्जी के पीछे, कौन है महुआ मोइत्रा के पीछे, और कौन है बाकी विधायकों के पीछे जो रोज आपस में लड़ रहे हैं? और ममता बनर्जी अपने सांसदों को रोकने की स्थिति में नहीं है। ये सारी घटनाएं, ये सारे रुझान जो हैं, ये
ममता बनर्जी की पार्टी के लिए और उनकी पॉलिटिक्स के लिए बड़े नुकसानदायी इस वजह से भी हैं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने जा रहा है। अब हो सकता है इन सारे विवाद का जनता पर कोई असर ना पड़ता हो, वोटर पर कोई असर ना पड़ता हो, लेकिन आप खुले में अगर आकर के, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपना डर्टी लिनन धोएंगे, अपने कपड़े, सारे गंदे कपड़े जनता के बीच आकर के धोएंगे, तो कुछ तो छींटे पड़ेंगे और फिर रिएक्शन भी होगा। ये दोनों बातें, मतलब इस पर तो चर्चा करना भी कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ पर अलग मुद्दा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं हम तो उनके ट्रैप में नहीं हैं। आज बंगाल का बड़ा इशू क्या है कि लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ, हम उसकी बजाय ममता बनर्जी, ये महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के जो पर्सनल डिस्प्यूट है, जिसमें वो हनीमून की और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। सर, ये दोनों इलेक्टेड एमपीज हैं। नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो बंगाल का इशू तो बड़ा वो है कि वहाँ लॉ कॉलेज के गैंगरेप पर क्या कर रही है ये सरकार, और इन दोनों के बीच की अदावत तो बहुत हमने पहले देख लिया, आपने बहुत सारा विस्तार से उसकी चर्चा भी कर दी है। और मुझे लग रहा है यदि आज की घटना को मैं देख लूँ, ये दूसरी बार है कि ममता, ये महुआ मोइत्रा को जिस तरह से वो बोल रहे हैं कल्याण बनर्जी, वो महुआ मोइत्रा से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो चैलेंज कर रहे हैं ममता बनर्जी को। महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी का पूरा भरोसा है, और इसीलिए वो जब दोबारा हुआ, जिसका अभी हर्ष जी ने जिक्र किया, जो घटना हुई संसद में लॉगिन वाला, और उसके बाद उनको दोबारा से टिकट दिया गया, दोबारा जिताया गया, तो महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी बहुत भरोसा करती है। तो यदि महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इसका मतलब वो तो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो पार्टी के जो अंदर जो झगड़े हैं वो बड़े हैं, ये छोटा इशू है। मतलब ये मिसगनी तो है ही कि जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब कल्याण बनर्जी खुलकर बागी हो गए, खुलकर बागी हो गए, मतलब इससे ज्यादा क्या बागी हो सकते हैं। इसको आप सिर्फ महुआ मोइत्रा तक मत जोड़कर। अच्छा, एक कमेंट मुंका पे, जब ये एक्सपर्ट पोस्ट आया पार्टी का कि हम इनके बयान से सहमत नहीं, उसमें एक लाइन ये लिखी थी, वी हैव जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसके जवाब में उन्होंने एक और बयान दिया कल्याण बनर्जी ने, उन्होंने लिखा कि जीरो टॉलरेंस इंसिडेंट से पहले या इंसिडेंट्स के बाद। जीरो टॉलरेंस कब आती है आपकी महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरव जी। अपराध जब महिलाओं के ऊपर होते हैं, हम जब भी बात करते हैं, अगर इसको पॉलिटिकली ना भी देखें, हम इस तरीके से देखें कि महिलाएं इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भारत के अंदर ऊपर लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं कर पा रही, उसका एक कारण है कि उनकी अपनी सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन के भी, चाहे वो जाती हैं घर से लेके ऑफिस तक, और फिर उसके बाद ऑफिस में उनके साथ क्या हो सकता है। और ये एक लॉ कॉलेज था और गार्ड रूम के अंदर ये हुआ। लेकिन आपको मैं दो चीजें इस पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने शायद मेरे हिसाब से इनका नाम नहीं लिया था, कि अगर उनका नाम नहीं लिया तो फिर वो क्यों इतना, बट वो बड़ा एविडेंट था क्योंकि उस पार्टी की पोस्ट में इन दोनों का, कल्याण बनर्जी का नाम था। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आ जाती है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और दूसरी बात जो आ जाती है वो ये आती है कि इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछली बार से आरजी कार केस से सीखा है। अगर आप देखिए, जो एसआईटी फॉर्म हुई बहुत जल्दी फॉर्म हो गई। उन्होंने हॉकी स्टिक से लेके, क्लोथिंग से लेके, डीएनए से लेके, मेडिकल टेस्ट से लेके, इंस्पेक्शन जहां पे हुई है, वो सारी चीजें अगर देखें, इतनी जल्दी सारी कुछ की गई हैं, और इनिशियल रिपोर्ट भी ऐसे आई है कि चारों गिरफ्तार हो गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस इशू से ज्यादा बड़ा इशू है बंगाल का, जिसमें वो काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। अब एक खबर जरा महाराष्ट्र से आपको दे दे। महाराष्ट्र में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र में पहले तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन टकराव को टालने के लिए फडणवीस सरकार ने अपनी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर जो आदेश निकाले थे, उस पर अपने कदम वापस खींच लिए हैं। फडणवीस सरकार ने वो दोनों नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर वापस ले लिए हैं, जिसमें कहा गया था कि पहली से लेकर 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को फर्स्ट से स्टैंडर्ड 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना होगा। पहले ये कहा था कि अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा, फिर दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल करके इसको वैकल्पिक तौर पर कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि सरकार ने इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया जाएगा। नोटिफिकेशन रद्द करने का ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हिंदी विरोधी और अंग्रेजी का समर्थक बताया, और ये उद्धव ठाकरे अपनी जीत के तौर पर इस पूरे प्रकरण को पेश कर रहे हैं, और ठीक भी लगता है क्योंकि उन्होंने 5 जुलाई को राज ठाकरे अपने भाई के साथ मिलकर
इस मुद्दे पर एक बड़ा मोर्चा, बड़ा मार्च निकालने की का आह्वान उन्होंने किया था, कि घोषणा की थी। और इसको एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया था, इसको मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया था, मराठी मानुष का मुद्दा बना दिया था। और उनका कहना था कि हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और कम से कम पहली से 5वीं तक, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चों के ऊपर तीसरी भाषा का बोझ नहीं लादने हम देंगे, और विशेषकर हिंदी तो नहीं पढ़ाने देंगे। आपको पढ़ानी है तो आज 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाइए। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, और देवेंद्र फडणवीस को झुकना तो जरूर पड़ा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब खुद मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने एक समिति की सारी सिफारिशों को मानते हुए यही 3 लैंग्वेज पॉलिसी अप्रूव कर दी थी। आज वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं और अंग्रेजी के समर्थन में बात कर रहे हैं। ये जो 3 भाषा का सूत्र है, जो नई शिक्षा नीति ने दिया है, उसके ऊपर श्रीमान उद्धव ठाकरे, ये जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी तैयार की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट देकर पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है, और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है, भारतीय भाषा को विरोध है, और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। पण तूर्त त्यांनी हिंदी सक्तीचा GR रद्द केला, आणि जर का त्यांनी रद्द केला नसता तर मराठी माणसाची एकजूट ही आता झालेली आहेच, पण त्यांनी रद्द केला नसता तर 5 तारखेच्या मोर्चात आता सुद्धा येणारच आहेत, पण अगदी भाजपामधले एसएनसी गटातले, अजित पवार गटातले अनेक मराठी प्रेमी हे सहभागी होणार होते आणि होणारही आहेत। त्यांना सुद्धा मी खास धन्यवाद देतोय की मातृभाषेचं प्रेम हे पक्षाच्या पलीकडे असलं पाहिजे। और आपको बता दें, महायुति सरकार के हिंदी भाषा की अनिवार्यता के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने 5 जुलाई को बड़ी रैली करने का ऐलान किया था, जिसमें उन्हें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी समेत कई दूसरे मराठी दलों का साथ मिल गया था। अब जब सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया है तो इस रैली के होने पर अब सवाल उठ रहे हैं, और माना जा रहा है कि ये रैली अभी होगी, लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा बदल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैली ही ठाकरे भाइयों के साथ आने की नींव बनने वाली है। और इसमें जो सबसे बड़ा इस सारी घटनाक्रम का और राजनीति की जो वजह है वो है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री नजर आ सकती है। उद्धव ठाकरे अपने आखिरी के लिए बीएमसी को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2017 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें उद्धव ठाकरे के 84 और राज ठाकरे के 7 पार्षदों को जीत मिली थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब बीएमसी से अपनी पकड़ कमजोर होने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनकी सियासत को बचाए रखने का आखिरी किला या आखिरी डोर मानी जा रही है। 227 सीटों वाली बीएमसी किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतनी जरूरी क्यों है, उसका जवाब उसके वार्षिक बजट को देखकर मिलता है। 2025-26 में यह बजट 74,366 करोड़ रुपए का था, जो कि देश के 7 छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। इसीलिए ये बीएमसी का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मराठी मानुष के नाम पर होने वाली हर छोटी बड़ी राजनीति या छोटी बड़ी घटना बहुत बड़ी ना बन जाए, ये मद्देनजर बैकफुट पर शायद देवेंद्र फडणवीस को जाना पड़ा। सर, निश्चित रूप से अभी बीएमसी का चुनाव ही, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ बीएमसी के चुनाव की अगर हम बात करें, बीएमसी के अलावा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक बड़ी जहाँ मराठियों का वर्चस्व है, और 29 नगर निकाय जो है बड़े
वहाँ मराठियों का एक बड़ा प्रभुत्व पूरे महाराष्ट्र के अंदर। बेसिकली बॉम्बे को देखकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर ये साथ में आ रहे हैं, और जिस तरीके से देवेंद्र सरकार ने कदम वापस खींचा, उसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहली लड़ाई जीत ली है, अब 4 जुलाई को रैली के बाद हम अगला कदम तय करेंगे। यह दरअसल जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये तगड़ा विरोध किया है, उसके कारण राज्य सरकार ने कदम वापस खींचा। क्या ये बात सही है? मतलब इसका क्रेडिट राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आने वाले थे, इस घटना को दिया जाए? नहीं, साथ आते या न आते वो बात की बात थी। निश्चित रूप से ये एक मराठी सेंटीमेंट जो है, अगर बीएमसी को देखेंगे 227 सीटों में से अगर 100 सीटें अगर आप देखेंगे तो मराठी प्रभुत्व की सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि मराठी का वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ गया था। अगर वो बीएमसी में अगर शिफ्ट होता है और वो सेंटीमेंट अगर रहता है कि भाई ये सरकार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते, एक मराठी व्यक्ति के रहते हुए भी मराठियों का हित कम किया जा रहा है और उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को बढ़ाया जा रहा है, अगर ये सेंटीमेंट लोगों के बीच में घर कर गया तो सिर्फ बीएमसी में नहीं, आपको 4 साल बाद तो फिर चुनाव में जाना है। और जिस आधार पर शिवसेना मराठी अस्मिता की बात करती है, फिर राष्ट्र मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये मुद्दा तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने खुद डाइल्यूट कर ही लिया था। पहले वो थर्ड भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया, बाद में उसको इलेक्टिव बना दिया। उसमें यह प्रोविजन भी दिया गया कि अगर क्लास के 20 बच्चे तय कर लें कि हमें हिंदी की जगह कोई और भाषा सीखनी है तो वो भाषा सिखाई जाएगी। उसके पहले कि जो आप देखिए, अगर शिक्षा मंत्री की अगर बात करें, दादा भुसे शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के मंत्री है। जब उनसे ये जीआर निकाला गया, जब उनसे ये कहा गया कि भाई मराठी को अनिवार्य क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय और हिंदियों का ज्यादा बोलबाला हो गया है। बंबई में कितने मराठी बचे, उन्होंने पूछा। मराठी में बंबई में कितने मराठी है जो उद्धव ठाकरे मराठियों की राजनीति करेंगे? ये मामला यहां से तुल पकड़ा। मुझे लग रहा है इसके अंदर स्थानीय राजनीति भी है। एकनाथ शिंदे के मंत्री ने जो बयान दिया मराठियों को लेकर, क्या इसके पीछे एकनाथ शिंदे का ये इंटेंशन था पार्टी का कि ये लेकर एक माहौल खराब किया जाए, जिससे देवेंद्र फडणवीस जो मराठी लीडर है उनके लिए मुश्किल हो जाए कि वो किसका पक्ष लेंगे क्या? तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सरकार जो संगठन, सरकार में जो तीनों लोग हैं, इनके बीच में सामंजस्य की कमी है। अब ये बड़ा सारी राजनीति थी इसके अंदर। बिल्कुल या तो महायुति के अंदर की थी, नहीं तो मराठी के नाम पर सारी पार्टियों की। अच्छा, अब इसमें जो असल मुद्दा है हिंदी का, वो कोई इश्यू है क्या? आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हिंदी, बच्चे हिंदी पढ़ें तीसरी भाषा के तौर पर, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? पहली भाषा मराठी है जो अनिवार्य है, दूसरी अंग्रेजी है वो भी अनिवार्य है, तीसरी भाषा इलेक्टिव है। तो इसमें विवाद क्या है? पहले तो ये हुआ कि भाई साहब आप ये कंपलसरी कर दिया, तो कंपलसरी को हटा दिया। आप कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भाषा का बोझ पड़ेगा। तीसरी भाषा वो कोई और पढ़ ले तो बोझ नहीं पड़ेगा, हिंदी पढ़ेगा तो ही बच्चे के ऊपर बोझ पड़ेगा। और मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा जाकर के। मैंने कल आदित्य ठाकरे का एक इंटरव्यू सुना सर। उस इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि मैं बचपन में हिंदी की ट्यूशन पढ़ता था जब मैं स्कूल में था। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे दादाजी मतलब बाला साहब ठाकरे ने मुझे कहा था कि बेटा 3 चीजें जरूर करना। पहला, अच्छी मराठी बोलनी आनी चाहिए, मुझे आती है। दूसरा, अच्छी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, वो भी मुझे आती है। और तीसरा उन्होंने जोर देकर कहा था, अच्छी हिंदी आना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे हिंदी की ट्यूशन लेनी पड़ी थी। उन बाला साहब के बेटे राजनीति कर रहे हैं इसमें हिंदी भाषा पर। समझाया आपने, उसमें एक चीज और जोड़ी है कि बाला साहब और आदित्य के बीच में जो कड़ी है, यानी उनके पिता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए माशेलकर समिति की रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें 1 से 12वीं तक हिंदी की बात की गई और अनिवार्य की गई। जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का जीआर आया था वो 1 से 5वीं का है। हर दुनिया का जितना भी शोध हुआ है वो बताता है कि अगर बच्चा जितनी भाषाएं पढ़ लेगा, वैसे तो आज के समय में भाषा का विवाद अब रहा नहीं, और वो जो भी करना चाह रहे हैं, मुझे तो इसमें कोई ताकत दिखती नहीं। ठीक है, सेंटिमेंटली ठीक है, उनको साथ में आना था तो एक बना लिया। वरना आज के समय में जहां 30 सेकंड में आपका कोई भी अनुवाद हो जाता है, जहां किसी भी बड़े छोटे कार्यक्रम में आप जाते हैं तो आपको एक मशीन कान में लगा लेनी है, जिस भाषा में चाहिए उसमें अनुवाद हो जाता है। तो वैसे समय में क्या भाषा बहुत मायने रखेगी? लेकिन अगर संपर्क भाषा की बात कहें तो क्या हिंदी है, इसमें कोई ऐतराज है? और महाराष्ट्र के बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, नेता वो हिंदी के लिए लड़ते रहे, ये पहले समझना चाहिए। ये जो कहा जाता है ना, ये तमिलनाडु जैसा विरोध नहीं है। और ये जो मराठी भाषा के नाम पर आप देखें तो मराठी भाषा के नाम पर कोई आंदोलन बाला साहब भी नहीं खड़ा कर पाए। ये तथ्य है, इसको समझिए
कभी वो मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति, रोजगार में दूसरों का हिस्सा, इसको तो कहते थे, लेकिन मराठी भाषा के नाम पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ कि किसी को राजनीतिक तौर पर बड़ी ताकत बना दे। और एक रोचक जानकारी जो मुझे सुबह सुबह मेरे किसी सामाजिक परिवार के मित्र ने भेजी कि मराठी भाषी के लिए सबसे आसान होता है हिंदी पढ़ना, दोनों की लिपि एक ही है, देवनागरी। हमने मराठी नहीं सीखी, लेकिन बोलते हैं तो कुछ समझ लेते हैं ना, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। एक महीना आप रहिए मराठी समझने लगेंगे, एक हफ्ते रहिए गुजराती समझने लगेंगे, 15 दिन रहिए पंजाबी सीख लेंगे। विजय जी, फिर क्या है इसमें कंट्रोवर्सी? क्या है? राजनीति तो है ही इसमें, राजनीति तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि राजनीति नहीं हो रही। और वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भी एक एक्सक्यूज चाहिए था कि साथ कैसे आए, ये भी तो होता ना। अब जब आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाते हैं तो वो भी तो एक एक्सक्यूज है ना, कैसे साथ आए। तो राजनीति में कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है, कर्पूरी ठाकुर के लिए भी चाहिए होता है। ये पता है क्या करते हैं चौधरी चरण सिंह? विजय जी क्या करते हैं, जैसे अभी ईरान करता था, वो इजराइल के ऊपर 30-40 मिसाइल मारता है, नॉर्मल वाली, ठीक, वो सर बताते हैं अभी, उसके बीच में एक हाइपरसोनिक मार देता था जो अंदर घुसती थी। ये बीच में एक हाइपरसोनिक निकाल देते हैं। तो मसला ये नहीं है, तो वो विवाद तो है ही। वो जिस कमेटी का चर्चा करें 2020 की, जब खुद उद्धव ठाकरे थे, वो हुआ उसके बाद। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मराठी को फिर से आप समझिए, ये रीजनल एस्पिरेशंस की बात होती है, इसके लॉजिक्स काम में नहीं आते ना, खासतौर से पॉलिटिकल जब लीडरशिप हो रही हो और बीएमसी का चुनाव हो रहा। आप समझिए यदि ऐसा इतना आसान होता तो देवेंद्र फडणवीस क्यों विड्रॉ करते? और फिर आप एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि अनिवार्य, मतलब सरकार, पहले तो कह रहे थे कि कंपलसरी नहीं है, फिर आपने कहा कि पहले ऑर्डर में तो अनिवार्य थी, तो फिर कंपलसरी था, फिर दूसरी बार आपने कहा कि कंपलसरी नहीं है और अब आपने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब मराठियों का एक प्रेशर है, इसके बिना आपने ये फैसला नहीं किया। मैं इससे एक आगे की बात कह रहा हूं, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र है, एनईपी में केंद्र सरकार को इस पर से फिर से विचार करना चाहिए कि ये जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी मतलब अब नेशनल लेवल पर बड़ा मुद्दा बनेगी, बड़ा मुद्दा बनेगी। क्यों अब नहीं बनेगी तो जितनी भाषाओं वाले राज्य हैं उनमें ये मुद्दा बनेगा ही। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद कुछ बहल साहब वाली खबरें, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो है वो आपको दिखाएंगे हम।